जय हिंद सभी को। आइए चौहान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सब लोग अच्छे से होंगे। पढ़ाई आप सब लोग की अच्छे से बराबर चल रही होगी, निरंतर आप लोग पढ़ाई में लगे होंगे। और आज चौहान सर की क्लास में बात होगी प्राचीन भारत के इतिहास में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, प्रागैतिहासिक काल आपको पढ़ा दिया, ताम्र पाषाण काल पढ़ा दिया। प्रागैतिहासिक काल में पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल, ये तीनों काल आपके पढ़ गए। ताम्र पाषाण काल के कुछ पॉइंट हमने आपको डिस्कस किए थे। और आज की चौहान सर की क्लास में बात होगी सिंधु सभ्यता। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, तीनों एक ही नाम है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हिंदी रूपांतरण है सिंधु सभ्यता, सिंधु हड़प्पा सभ्यता, ये सब एक ही सभ्यता के नाम है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, या स्टेट पीसीएस का एग्जाम लगाओ, या किसी भी अदर कंपटीशन का कोई भी एग्जाम लगाओ, इस सिंधु घाटी सभ्यता से आपका ये मान के चलिए प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपका भारत का जो प्राचीन भारत का इतिहास है, एक तरह से आपको बुक्स में, कई बुक्स में मिलेगा। यहीं से आपको जो वन लाइनर की बुक्स होंगी वो आपको यहीं से प्रारंभ मिलेगा। जो प्रागैतिहासिक काल था ये आपका मानव विकास का था। ये आप समझिए, मानव की उत्पत्ति, मानव के विकास का, मानव के विकास का क्रम था वो, कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई, मानव की उत्पत्ति के बाद मानव का विकास कैसे हुआ। लेकिन इस सिंधु घाटी सभ्यता से मानव पूरी तरह से विकसित हो चुका था, इसलिए इसको इतिहास में, इसको यहाँ से पाठ्यक्रम में यहाँ से शामिल किया गया। परीक्षा उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को एंड तक देखिएगा। सारे पॉइंट आपको इसमें महत्वपूर्ण है, एग्जाम पूछे जाते हैं। और इसमें इसको पहले तो इनके जो पुरा स्थल हैं, जो भी इनके सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं जहाँ खोज हुई, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इन्हीं स्थल को आपको मैप में डिस्कस करेंगे कि मैप में कौन सा स्थल कहाँ आता है, और कुछ और भी इसमें पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे। ये आज की क्लास इसलिए कर बहुत महत्वपूर्ण और लंबी क्लास होनी है। और जो लोग भी इस चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, और शेयर करते चलें। खुद नोट्स बनाएं और दूसरों को, जो भी साथ में आपके सहपाठी मित्रगण जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी वीडियो पहुंचाएं और नोट्स तैयार करें, पढ़ाई में लगे रहें। तो आइए बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसा कि हमने पिछली क्लास में ताम्र पाषाण काल पढ़ा था, उसमें डिस्कस किया था, डिस्कस कर ले कि ताम्र पाषाण काल की जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता का विकास शुरू हो गया था वहां से। लेकिन सिंधु घाटी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका दूसरा नाम सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है। और ये ऐसी सभ्यता थी कि इसको प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से जाना गया। ताम्र पाषाण काल प्रथम ग्रामीण सभ्यता थी। गांव से ही तो शहर बनते हैं, तो गांव कहाँ बना, ताम्र पाषाण काल में। शहर कहाँ बन गया आके, सिंधु सभ्यता में शहर बन गया आके। तो इससे सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता थी। दो तरह से पूछा जाता, प्रथम नगरीय क्रांति कहाँ पे हुई, सिंधु घाटी सभ्यता में। क्योंकि इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसकी जल विकास व्यवस्था और इसकी नगर विकास व्यवस्था उत्तम प्रणाली की थी, इसीलिए इसको प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो इस सब समय की जो सभ्यता थी, जो लोगों ने विकास किया था, क्या विकास किया था, प्रथम नगरों का विकास हुआ। और इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली सर्वोत्तम प्रणाली थी। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय क्रांति के नाम से जाना गया, नगरीय सभ्यता के नाम से जाना गया। ग्रामीण सभ्यता आपकी ताम्र पाषाण थी। तो इनके कुछ पूरा स्थल है, इनके जो सिंधु घाटी के स्थल है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद भी बहुत महत्वपूर्ण आगे डिस्कस होगा, इसका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में इसका विस्तार। इसके बाद भारत के मैप में इसको कुछ इसके पूरा स्थल है उनको डिस्कस किया जाएगा। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को जो डिस्कस करेंगे, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। पहले तो ये समझिए सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम जानकारी कैसे, किसी को सपना तो आ नहीं गया कि नहीं ये सपना है फलानी जगह सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका सर्वप्रथम इसकी जानकारी 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दिया था, चार्ल्स मेसन ने दिया था। और भारतीय, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया है, भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। जैसा कि बताया, सर्वप्रथम सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया था। इसके बाद इसमें जब इन्होंने, चार्ल्स मेसन ने
सर्वप्रथम उल्लेख किया कब 1826। इसके बाद फिर इस पर लोगों ने फोकस किया, जो ये इनके सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए नाम दिया गया क्योंकि जो इसके जो कुछ जो स्थलों की खोज हुई है वो ज्यादातर सिंधु नदी के आसपास हुई है। जो इस सभ्यता पाई गई है, इस सभ्यता का विकास जो भी सभ्यता थी सिंधु घाटी, सिंधु नाम की नदी के आसपास पाई गई, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया गया। और जो भी स्थल खोजे गए वो ज्यादातर सिंधु घाटी पे, सिंधु नदी के आसपास है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। सर्वप्रथम इसका उल्लेख 1826 में चार्ल्स मेसन ने किया था। इसके बाद इसका पहला स्थल आपका हड़प्पा था, जो चार्ल्स मेसन ने जानकारी दी। इसके बाद क्या कहते हैं, ये दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में 121 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन कार्य किया। और ये हड़प्पा नामक जो स्थल है, ये आपका रावी नदी के तट किनारे स्थित है। और ये मांटगोमरी जिला पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, सुनो, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर या रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किया गया था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास पाए गए ज्यादा स्थल, इसलिए उत्खनन किया गया, तो इसलिए उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। और इस सिंधु घाटी सभ्यता में उत्खनन किया गया पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा था, जिसके कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले के रावी नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया। ठीक, इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा, हड़प्पा जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। दूसरा बता रहा हूँ, दूसरा सबसे बड़ा स्थल है ये। इसमें 2 पॉइंट यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। एक, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, बात हो रही सिंधु घाटी सभ्यता का। और एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि भारत का सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो भारत की बात होगी तो भारत लगा होगा उसमें, और ये बात हो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का, तो दूसरा सबसे बड़ा स्थल आपका हड़प्पा है। पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा है, तीसरा आपका ये गनेड़ीवाल है, तीसरा आपका बहावलपुर में स्थित आपका गनेड़ीवाल है, तीसरा हो गया आपका। चौथा धौलावीरा है, और धौलावीरा आपका भारत में स्थित सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे हड़प्पा दूसरा सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। और इसको 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है। हड़प्पा जो है 2 भागों में विभाजित है, एक पूर्वी टीला जिसको नगर टीला कहा जाता है, एक पूर्वी टीला जिसको नगर टीला कहा जाता है, और एक पश्चिमी टीला जिसको दुर्ग टीला कहा जाता है। पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला कहा जाता है। दुर्ग टीला से एक याद आ गया, एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा इस पॉइंट को। पॉइंट पूछा जाता है कि हड़प्पा का पश्चिमी जो टीला है, जो दुर्ग टीला है, पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता है। इसको माउंट व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया। माउंट व्हीलर ने माउंट, देखिए यहाँ कहीं स्पेस है, यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए माउंट व्हीलर ने इसको माउंट एबी नाम दिया। किसको? हड़प्पा के, इसको पश्चिमी टीला जो दुर्ग टीला था उसको क्या नाम दिया, किसने दिया? पूछा जाता किसने हड़प्पा के दुर्ग टीले को माउंट एबी नाम दिया, तो व्हीलर ने दिया। माउंट व्हीलर पूरा नाम है, इसलिए इसको माउंट एबी नाम किसने दिया? व्हीलर ने दिया है, ये नोट कीजिए। अब इसके बाद इसमें क्या क्या उत्खनन से क्या क्या साक्ष्य मिले, क्या क्या प्रमाण मिले, वो देखिए। पहले तो आपको बता दिया माउंट दुर्ग पश्चिमी 2 टीले में विभाजित था, 2 भागों में विभाजित था। हड़प्पा पूर्वी टीला नगर जिसको नगर कहा जाता है, पश्चिमी टीला जिसको दुर्ग कहा जाता है। और पश्चिमी टीला दुर्ग को माउंट व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया है। इसके बाद हड़प्पा से उत्खनन में श्रमिक आवास प्राप्त हुए हैं, 16 भट्टियां मिली हैं, 6 कमरों वाले 2 भागों में डिवाइड थे, 6 तो इस प्रकार 12 कमरों वाला एक अन्नागार मिला, जहाँ पे अन्न एकत्रित किए जाते थे, रखे जाते थे। और एक समाधि मिली है, कब्रिस्तान में एक समाधि मिली जिसका नाम R37 दिया गया। एक समाधि प्राप्त हुई है, इसका नाम कब्रिस्तान में एक समाधि प्राप्त हुई है जिसका नाम R37 दिया गया था, R37 नाम दिया गया। इसके बाद संघ का बना बैल मिला है, संघ का बना बैल मिला है, और कासे की बैलगाड़ी भी मिली है। संघ का बना बैल मिला है, बैल मिला किसका? संघ का था। और कासे की बैलगाड़ी मिली, और कासे का दर्पण भी मिला है।
दूसरा इसका कांसे का दर्पण इंपॉर्टेंट रखता है। R37 पॉइंट पूछा गया, R37 नाम का कब्रिस्तान की एक समाधि कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। दूसरा, संघ का बना बैल कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। ये वो पॉइंट पूछे जाते हैं। श्रमिक आवास हड़प्पा से, क्योंकि श्रमिक आवास भी पूछ लो या श्रमिक, या ये पूछा जाता है बैरक, एक बैरक भी प्राप्त हुआ है जिसको कहा जाता है, उसमें श्रमिक जो श्रमिक जो थे, लेबर जो थे वो वहां पे उनका वो निवास था बैरक को, जिसको श्रमिक आवास कहा गया है। या तो वहां पे आप ब्रैकेट में बैरक लिख लीजिए, श्रमिक आवास में बैरक। दूसरा, कांसे का दर्पण कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला। कांसे का दर्पण पूछा जाता है, कांसे का दर्पण और कांसे की बैलगाड़ी क्या कहते हैं? हड़प्पा नामक स्थल से मिली है। इसके बाद स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ, स्त्री के गर्भ एक मूर्ति प्राप्त हुई है हड़प्पा से। एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें, कौन सी मूर्ति? एक स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके गर्भ से एक पेड़ वृक्ष निकला हुआ है, जिसके गर्भ से एक वृक्ष निकला हुआ। तो कहाँ से मूर्ति मिली है? हड़प्पा नामक स्थल से मिली है, जो स्त्री के गर्भ से वृक्ष निकलता हुआ, जिसको उर्वरता की देवी कहा गया। तो ये भी पूछा जाता है, उर्वरता की देवी, पृथ्वी की उर्वरता की देवी की मूर्ति कहाँ से, किस स्थल से मिली है? हड़प्पा नामक स्थल से मिली है। सेकंड पॉइंट पे आए, मोहनजोदड़ो। इस पर आपकी अभी क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो पर एक आपकी पिक्चर भी बनी हुई थी, तो उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। उससे आपको यह, उस मूवी को देखने से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ। और जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो में जो प्रशासन की इकाई थी वो कैसी थी, ये आपको वहां से उस मूवी से आपको ये वहां से अंदाजा आपको मिल जाएगा। वहां से ये नॉलेज मिलता है कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये आपको एंड में दिखाया गया। और उसके बाद मोहनजोदड़ो में जो प्रशासन की जो इकाई थी वो कैसी थी? प्रशासन की इकाई राज क्या कहते हैं, तंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक थी। राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक वो थी आपकी प्रशासन की इकाई मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो बताया सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा नगर है आपका मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा नगर है आपका। दूसरा हड़प्पा, पहला आपका सबसे बड़ा नगर सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो। और ये आपका सिंधु नदी के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी घाट के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी घाट के, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। जैसा कि वहां पे भी डिस्कस किया था कि हड़प्पा दो भागों में विभाजित था, पूर्वी टीला नगर, पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला नगर टीला, पश्चिमी टीला दुर्ग टीला। तो यहाँ पर पश्चिमी टीला जो था दुर्ग टीला, जिसको दुर्ग टीला कहा जाता है, उसको स्तूप टीला के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी टीला, जिसको दुर्ग टीला के नाम से जानते हैं, उसको स्तूप टीला के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि कुषाण शासक, जब कुषाण शासक आए थे, कुषाण वंश आया था, तो कुषाण शासकों ने मोहनजोदड़ो के पश्चिमी क्षेत्र में, जहाँ इसको दुर्ग टीला कहते हैं, वहां पे स्तूप का निर्माण कराया था, वहां पर स्तूप का निर्माण कराया। इसलिए पश्चिमी टीला दुर्ग टीला को स्तूप टीला के नाम से भी जानते हैं। किसने निर्माण कराया था? कुषाण शासकों ने निर्माण कराया था। खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज सिंधु नदी घाट के तट पर स्थित है। राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में यहाँ पे उत्खनन कार्य किया था। इसके बाद मोहनजोदड़ो को पॉइंट पूछा जाता है, मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यहाँ पे मृतकों का टीला था, एक मरे हुए लोगों का एक टीला ऐसा बन गया था, तो इसलिए इसको मोहनजोदड़ो का, या सिंधी भाषा में ये भी कह लो, सिंधी लैंग्वेज में, सिंधी भाषा में इसका नाम, मोहनजोदड़ो का नाम मृतकों का टीला है, इसलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। दूसरी चीज, इसकी सबसे खासियत क्या थी? सबसे खासियत इसकी थी, मोहनजोदड़ो में अन्नागार, एक बहुत बड़ा विशाल अन्नागार, जैसे वहां पे 12 कमरों वाला मिला, यहाँ पे विशाल एक अन्नागार मिला। इसका दूसरा खासियत है इसका विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार इसकी खासियत थी, जो कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाता था, धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका प्रयोग किया जाता। और विशाल अन्नागार इसकी सबसे बड़ी इमारत थी आपकी मोहनजोदड़ो की, सबसे बड़ी विशाल इमारत थी अन्नागार। और विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार धार्मिक अनुष्ठान के लिए, स्नान के लिए प्रयोग किया जाने वाला था स्नानागार। इसके बाद तीसरी खासियत, मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। शतरंज की गोटियां मिली है, हाथी का कपाल खंड मिला है, हाथी का कपाल खंड मिला है। इसके बाद
यहाँ से क्या कहते हैं योगी, एक बताया गया है कि वो एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है जिसकी दाढ़ी थी, दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली है जिसकी तुलना की जाती है योगी या पुजारी से, जिसकी तुलना की गई है योगी या पुजारी से। तो आप ये कह लो कि पुजारी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली है। शॉर्ट में समझिए, पुजारी या योगी की योग मुद्रा में बैठा हुआ था एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है जिसकी दाढ़ी थी, या दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली है जो योग मुद्रा में था, तो उसका अनुमान ये लगाया जाता है कि वो पुजारी था। तो मोहनजोदड़ो से पुजारी की मूर्ति भी मिली है, या योग मुद्रा में बैठे एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है। दूसरा, पशुपति के अंकन की मोहर भी मिली है, पशुपति के अंकन की मोहर भी प्राप्त हुई है। और नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट से आइए लो, सूती कपड़ा के साक्ष्य कहाँ मिले? सूती कपड़ा के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं, सूती कपड़े के साक्ष्य आपके मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर ये आपका अफगानिस्तान बलूचिस्तान में लगता है और दाक्ष नदी के किनारे है। उसकी खोज आर.एल. स्टाइन ने 1927 ईस्वी में की थी। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका तांबे की कुल्हाड़ी। सुतकांगे डोर से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, राख से भरा बर्तन मिला है और मिट्टी से बनी चूड़ियां मिली है, मिट्टी से बनी चूड़ियां मिली है। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है? सुतकांगे डोर से मिली है। तांबे की कुल्हाड़ी सुतकांगे डोर से कहाँ पे स्थित है? दाक्ष नदी में, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। नेक्स्ट आइए आमरी। ये आपका पाकिस्तान में सिंध प्रांत में है, सिंध नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज एनजी मजूमदार ने 1929 ईस्वी में की। और आमरी ऐसा पहला स्थल है, आमरी ऐसा पहला सिंधु स्थल है जहां से पूर्व हड़प्पा सभ्यता, जहां से पूर्व हड़प्पा सभ्यता, जहां से पूर्व हड़प्पा सभ्यता के चिन्ह या साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक हड़प्पा सभ्यता, एक हड़प्पा से पहले की भी सभ्यता के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? आमरी से प्राप्त होते हैं। और दूसरा एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट होगा, बारहसिंगा के साक्ष्य आमरी से मिले। बारहसिंगा के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? आमरी से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट चहुंदड़ो, ये भी आपका इंपॉर्टेंट, जैसा आपका हड़प्पा मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट रखता है तो ऐसा चहुंदड़ो भी इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों इंपॉर्टेंट रखता है? क्योंकि चहुंदड़ो, ऊपर देखिए, हड़प्पा में पश्चिमी टीला क्या था? दुर्ग टीला। मोहनजोदड़ो में पश्चिमी टीला क्या था? दुर्ग टीला, जिसको स्तूप टीला कहा जाता था। लेकिन चहुंदड़ो सिंधु सभ्यता का, चहुंदड़ो सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जहां पे कोई भी दुर्ग किला नहीं मिला है, कोई भी दुर्ग या किला नहीं मिला है। तो चहुंदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी में, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। खोज एनजी मजूमदार ने 1931 ईस्वी में की। इसके बाद दूसरा एग्जाम पॉइंट बता दिया, पहला कि ये दुर्गीकृत नहीं था, किसी भी दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले। कहां से? चहुंदड़ो से। ऐसा कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल है जहां से किसी भी दुर्ग के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते? तो चहुंदड़ो से। दूसरा एग्जाम पॉइंट, चहुंदड़ो एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल है जहां से झूकर झांगर संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इस संस्कृति से इसलिए कहा जाता है, जैसा मैंने आपको आमरी में बताया, एक हड़प्पा सभ्यता, एक हड़प्पा से पूर्व सभ्यता के बारे में जानकारी आमरी से मिलती है। तो उसी प्रकार चहुंदड़ो से भी एक हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है और हड़प्पा सभ्यता से पूर्व प्राक हड़प्पा की, हड़प्पा से पहले की, प्रारंभिक हड़प्पा की सभ्यता थी झूकर जांगर संस्कृति, उसके भी साक्ष्य चहुंदड़ो से मिलते हैं। तो झूकर जांगर संस्कृति के साक्ष्य किस सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं? चहुंदड़ो से मिलते हैं। इसके बाद अब उत्खनन में क्या क्या मिला ये समझिए। औद्योगिक शहर, चहुंदड़ो एक औद्योगिक शहर था, इंडस्ट्रियल सिटी थी। चहुंदड़ो एक औद्योगिक शहर था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोहर उत्पाद का केंद्र था, क्योंकि यहाँ पे मोहर जो थी वो उसका उत्पादन किया जाता था, उसके कारखाने थे। मिट्टी की बनी बैलगाड़ी थी, कांसे की बनी खिलौना गाड़ी, मिट्टी की बनी, सुनिएगा, मिट्टी की बनी बैलगाड़ी, कांसे की बनी खिलौना गाड़ी। इसके बाद लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त होने से, लिपस्टिक के साक्ष्य एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट होगा ये। लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले? चहुंदड़ो से मिले। और लिपस्टिक के साक्ष्य मिलने से ये अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सौंदर्य पर भी ध्यान देते थे लोग, सौंदर्य में भी ध्यान देते थे, सौंदर्य के कार्य भी करते थे ये लोग। तो लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए चहुंदड़ो से। और कांसे का दर्पण आपका मिला है, क्या कहते हैं, हड़प्पा से। इसके बाद लिपस्टिक के साथ हो गए मनके बनाने, जैसा आपको बताया मोहर उत्पादन केंद्र था ये चहुंदड़ो, तो मनके बनाने के कारखाने भी चहुंदड़ो में मिले, मनके बनाने के कारखाने भी चहुंदड़ो से मिले।
नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट जो लगता है तीसरा पॉइंट, वक्राकार ईंट। वक्राकार ईंट के भी साँच कहाँ से मिले? ये वक्राकार ईंट के साँच आपके चौंदरों से प्राप्त होते हैं, ये आप समझिए। तो ये इंपॉर्टेंट लगता है। इसका तीसरा, इसका नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट, ईंट पर जैसे बताया वक्राकार ईंट के साँच भी नमूने भी चौंदरों से मिले। इसके बाद ईंट पर क्या कहते हैं, कुत्ते का बिल्ली का पीछा करते हुए उसके पदचिन्ह कहाँ से मिले? चौंदरों से मिले। कहाँ, किस पर? ईंट पर। ईंट पर कुत्ते का बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, उसके पदचिन्ह के साथ प्राप्त होते हैं चौंदरों से। झूकर जांगर संस्कृति के साथ कहाँ नमूने कहाँ मिलते हैं? चौंदरों से। किसी भी दुर्ग के साथ नहीं प्राप्त हुए, कोई भी दुर्ग नहीं था किस सिंधु सभ्यता में? चौंदरों में। मनके बनाने का कारखाना एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट होगा। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? चौंदरों से। लिपस्टिक के साथ चौंदरों से। तो नेक्स्ट आते हैं, बात करें देखते हैं चौंदरों। कालीबंगा। कालीबंगा आपका राजस्थान के गंगानगर जिले में पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में पड़ता है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें वो पॉइंट बताया चलेगा आपको, वो पॉइंट जल्दी आपको मिलना नहीं है, ये समझिए। ये घग्गर नदी में है, राजस्थान घग्गर नदी के किनारे। और ये कालीबंगा जैसा आपको देख रहे हो ऊपर से आंगुली से चला रहा, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा दोनों संस्कृति की यहाँ से मिलती है, कालीबंगा से। इसके बाद कालीबंगा की खोज अमलानंद ए घोष, जिसको शॉर्ट में घोष मिला होगा, लिखा मिलेगा आपको, ए घोष, पूरा नाम अमलानंद घोष, 1953 में कालीबंगा में उत्खनन कार्य किया। यहाँ से क्या साक्ष्य मिला? जैसा बताया, प्राक हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा के साक्ष्य, हल द्वारा जुते हुए खेत के साक्ष्य। इंपॉर्टेंट लगता है, बहुत पूछा जाता है ये। हल द्वारा जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। हल द्वारा जुते हुए जोते गए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं आपके कालीबंगा से। पकी मिट्टी का हल प्राप्त होता क्योंकि हल से जोते हुए थे। तो इसके बाद दूसरा एग्जाम पॉइंट, जो पॉइंट बता रहे थे आपको जल्दी मिलना नहीं है। सबसे पहले ज्ञात भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कालीबंगा से। सबसे पहले ज्ञात भूकंप के साक्ष्य कैसे? धौलावीरा समझिए। धौलावीरा आपका गुजरात में पड़ता है, कच्छ में पड़ता है, और जो गुजरात से लगा हुआ, और धौलावीरा जो है वो आपका समुद्र किनारे है। तो समुद्र किनारे इसलिए भूकंप धौलावीरा में आने, लेकिन साक्ष्य सबसे पहला वहां ज्ञात नहीं हो पाया। वहां साक्ष्य उसके वहां पे भूकंप के साक्ष्य मिले नहीं, ज्ञात नहीं हो पाया। ज्ञात कहाँ पे हुआ? कालीबंगा में। तो इसलिए कहा गया सबसे पहले ज्ञात भूकंप के साथ जानकारी यहाँ से मिली है, कालीबंगा से। नेक्स्ट, अलंकृत ईंट के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। अलंकृत ईंट के प्रमाण आपके कालीबंगा से मिलते हैं। और तीसरा एग्जाम पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण रखता है। कालीबंगा से आपको पता है, जैसा कि ताम्र पाषाण काल में लास्ट मैंने एंड पे बताया था कि अंतिम संस्कार के 3 प्रोसेस वहां किए जाते थे, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण पूरी तरह से समाधि में मतलब दफनाना, आंशिक समाधिकरण मतलब कि पहले पशु पक्षियों के बाद उनको खाने के बाद जो जो शव बचता था उसको दफनाया जाता, तो वो आंशिक, ये फारसी विधि थी आपकी। ये आंशिक हो गया। दाह संस्कार हो गया आपका। ये 3 अंतिम संस्कार की क्रिया होती थी। तो तीनों क्रिया आपको कालीबंगा से प्राप्त हुई है, यह समझिए। कालीबंगा एक ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता है जहाँ पे तीनों संस्कार की क्रिया प्राप्त होती है। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं कालीबंगा से। समाधान की जो तीनों प्रक्रिया है उसके साथ पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार के साथ आपके कालीबंगा से मिले। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 2 पॉइंट आपको जल्दी आपको पॉइंट मिलने नहीं है। पहले भूकंप का ज्ञात साक्ष्य कालीबंगा, समाधान की तीनों प्रक्रिया, पूर्ण आंशिक दाह संस्कार, तीनों के साक्ष्य आपको कालीबंगा से मिलते हैं। नेक्स्ट, कोट दीजी। नेक्स्ट है आपका सिंधु सभ्यता का स्तर, कोट दीजी। ये आपका सिंध प्रांत के खैरपुर में स्थित है। सिंध प्रांत के खैरपुर में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पहले इसका उत्खनन 1935 में धुर्रिया ने किया था। कोट दीजी का सबसे सर्वप्रथम उत्खनन 1935 में धुर्रिया ने किया था, लेकिन उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद फजल अहमद ने 1953 से 54 में इसका पूरी तरह से इसका उत्खनन किया। और यहाँ से प्राप्त साक्ष्य में पत्थर की नींव वाले घर मिले। घर जो बनाए गए थे उसमें नींव बनाई जाती थी और नींव पत्थर की बनाई गई। इसके बाद गर्तावास मिले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पत्ती के आकार के वड़ाग्र मिले। पत्ती के आकार के वड़ाग्र मिले मतलब बाण मिले। बाणों के पत्ती किस आकार में? पत्ती के आकार के वड़ाग्र मिले।
इसके गहनों का जखीरा मिला है। और चाक पर, जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उसके लिए चाक होती थी, तो चाक पर मिट्टी के बनाए गए बर्तनों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, जिसको मृत भांड कहा जाता था। तो चाक पर निर्मित मृत भांड मिले। और धातु के यहाँ पे उपकरण मिले, हथियार मिले। हथियार कहाँ से मिले? कोट दीजी से मिले। धातु के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? कोट दीजी से। गहनों का जखीरा कहाँ से मिला? गहनों का, आभूषणों का जखीरा मिला है कोट दीजी से। और पत्ती के, ये पॉइंट पूछा जाता, पत्ती के आकार का वड़ाग्र कहाँ से मिला? कोट दीजी से मिला। तो नेक्स्ट स्टेप, देसलपुर। देसलपुर आपका गुजरात में पड़ता है, कच्छ के रन में, धूरत नदी में किनारे स्थित है। और इसकी खोज एक गोश्त, जैसा बताया, अमलानंद गोश्त एसआर राव ने 1963 में की थी। यहाँ से सिर्फ मोहर मिली, तांबे की मोहर, सिलखड़ी की मोहर और टेराकोटा की मोहर। मोहर के अलावा यहाँ से देसलपुर से कुछ नहीं। याद रखिएगा, देसलपुर से मोहर के अलावा कुछ नहीं मिला है। देसलपुर टेराकोटा की मोहर, सिलखड़ी की मोहर और तांबे की मोहर मिली है। रंगपुर, ये भी आपका गुजरात में काठियावाड़ में। रंगपुर, लोथल, रोचडी, इसके बाद प्रभास पाटन, इनको याद रखिएगा, ये गुजरात में आते हैं। गुजरात में लोथल, रंगपुर, देसलपुर, प्रभास पाटन, रोजड़ी, और ये आपके गुजरात में आते हैं। तो रंगपुर काठियावाड़ में पड़ता है, अहमदाबाद में, और मादर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1953 से 54 में की थी। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता थी, धान की भूसी के साक्ष्य मिले। धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले? रंगपुर से। घोड़े की मरन मूर्ति मिली है। कच्ची ईंट से बना दुर्ग मिला है। कच्ची ईंट से मतलब पकी हुई, दुर्ग थे पकी हुई ईंट से मिलते थे, लेकिन कच्ची ईंट से बना दुर्ग का निर्माण कहाँ किया गया? रंगपुर में किया गया। रोपड़, नेक्स्ट आते हैं रोपड़। रोपड़ आपका सतलज नदी पे पंजाब में स्थित है। और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 54 में की। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, शंख की चूड़ियां, आभूषण, और एक याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण रखता है, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने के साथ कहाँ से मिले? रोपड़ से। कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने के साथ कहाँ से मिले? रोपड़ से मिले। इससे पहले सच कहाँ मिले थे आपके? नवपाषाण काल में बताया, बुरजोम, कश्मीर में बुरजोम से कुत्ते को पालतू बनाया गया था और कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया गया था। उसके साथ बुरजोम नवपाषाणिक स्थल से मिले। उसके बाद कुत्ते को दफनाए जाने के साथ किस सिंधु स्थल से मिलता? रोपड़ से मिलता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण रखता है। इससे पहले आपको नवपाषाण काल में बुरजोम, तो ज्यादातर लोग बुरजोम ऑप्शन में भी होगा, तो बुरजोम नहीं। अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता से किस सिंधु स्थल से कुत्ते को मालिक के साथ, पूछा जाए किस सिंधु स्थल से, तो रोपड़ कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने के साथ मिलते हैं। और सिर्फ लिखा हो कि किस स्थल से कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने के साथ मिलते हैं। अगर ऑप्शन में पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ताम्र पाषाण, तो नवपाषाण में बुरजोम में मिले। बुरजोम था नवपाषाण काल में बुरजोम। और सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक ऐसा स्थल है रोपड़, जहाँ पे कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल। लोथल आपका गुजरात में, अहमदाबाद में, भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल, ये एक आपका यह याद रखिएगा, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह लोथल है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की 1957 में। और यहाँ से मिले साक्ष्य में क्या है? सोने के मनके, मनका बनाने का कारखाना, गोदीबाड़ा, जैसा बताया बंदरगाह था ये। इसके बाद युग्म समाधान, ये महत्वपूर्ण रखता है, बंदरगाह और एक युग्म समाधान यहाँ से प्राप्त हुआ। कहाँ से? लोथल से। और धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से प्राप्त हुए। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में, अहमदाबाद में। गोदीबाड़ा है, बंदरगाह है एक, और यहाँ से धान की क्या कहते हैं, खेती के साथ युग्म समाधान प्राप्त हुआ, मनका बनाने के कारखाने प्राप्त हुए। इसका सुर कोतड़ा, सुर कोतड़ा आपका गुजरात में पड़ता है, कच्छ में। जेपी जोशी ने खोज की 1964 में की घोड़े की हड्डियां या घोड़े के अस्थि पंजर यहाँ से मिले, सुर कोटड़ा से मिले। घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले? सुर कोटड़ा से मिले। या घोड़े की हड्डियां या कलश समाधान, और कलश समाधान बर्तन में 100 कलश समाधान भी मिले। फर्श के नीचे 100 के मतलब अस्थियों को 100 कलश में रख के, बर्तन में रख के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, जो कि गुजरात में सुरकोतड़ा से प्राप्त होते हैं, गुजरात के कच्छ में। इसका धौलावीरा, धौलावीरा भी आपका कच्छ में, गुजरात में आता है। बीबी लाल ने 1959 में, इसके बाद बिष्ट ने 1990 में इसकी खोज की। और ये एकमात्र सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया। जैसा आपने पढ़ा, हड़प्पा 2 भागों में था, पूर्वी टीला
पूर्वी नगर और पश्चिमी भाग, लेकिन और मोहनजोदड़ो पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। लेकिन धौलावीरा एकमात्र सिंधु घाटी का ऐसा स्थल है जो 3 भागों में विभाजित था, ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग। ठीक, 3 भागों में विभाजित एकमात्र सिंधु स्थल है या एकमात्र सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर धौलावीरा, जो 3 भागों में विभाजित था, ऊपरी भाग, मध्य भाग, निचला भाग। ऊपरी भाग जिसको नगर दुर्ग कहा जाता था, बताया, पूर्वी भाग में और पश्चिमी भाग था जिसको पश्चिमी भाग को दुर्ग टीला का दुर्ग कहा गया है। तो नगर दुर्ग, ऊपरी भाग को नगर दुर्ग, मध्य क्षेत्र को या मध्यमा को प्राचीर युक्त, जो मध्य भाग था उसको प्राचीर युक्त चारों ओर से घिरा हुआ था, और निचला नगर था, निचला शहर। इसके बाद दूसरा एग्जाम पॉइंट, पत्थर की नेवले की मूर्ति किस सिंधु स्थल से प्राप्त होती है? पत्थर के नेवले की मूर्ति धौलावीरा से प्राप्त होती है। और ये एग्जाम पॉइंट जल्दी आपको पॉइंट मिलना नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को बराबर देखते रहे, बने रहे, जुड़े रहे। धौलावीरा एकमात्र, धौलावीरा ऐसा सिंधु घाटी स्थल है जहाँ से खेल के मैदान, स्टेडियम का साक्ष्य मिलता है, स्टेडियम के नमूने, स्टेडियम का प्रमाण मिला है। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से खेल के मैदान, जिसको स्टेडियम, स्टेडियम के साक्ष्य मिले, स्टेडियम और पत्थर के नेवले की मूर्ति प्राप्त हुई है। धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ऊपरी भाग नगर दुर्ग, मध्य भाग जो है मध्यमा, वो प्राचीर युक्त था, चारों ओर से घिरा हुआ था, निचला शहर। इसके बाद आलमगीरपुर, आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी में उत्तर प्रदेश में, जिसकी खोज जगदत्त शर्मा ने 1958 में की थी। और यहाँ से उत्खनन में मिले साक्ष्य रोटी बेलने वाली चौकी प्राप्त हुई है। इसके बाद मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और यह एकमात्र सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है। आलमगीरपुर एकमात्र ऐसा स्थल है जो गंगा यमुना के द्वार पर स्थित है, गंगा यमुना के द्वार पर स्थित है, मेरठ में स्थित है, और जो गंगा यमुना के द्वार पर स्थित है। इसके बाद राखीगढ़ी, राखीगढ़ी आपकी घग्गर नदी में हरियाणा में स्थित है। सूरज भान ने 1963 में इसकी खोज की, और यहाँ से खोज में प्राप्त होते हैं। भारत में सिंधु स्थल का सबसे बड़ा स्थल बताया राखीगढ़ी है। दूसरा भारत की बात होगी, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, और दूसरा भारत में सिंधु सभ्यता का विशालतम नगर शहर धौलावीरा है। भारत की बात हो और सिंधु सभ्यता की बात होगी तो सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा बहावलपुर में गनेड़ीवाल, चौथा धौलावीरा है, चौथा धौलावीरा आता है। और भारत में सबसे बड़े विशालतम नगर की बात होगी तो धौलावीरा और राखीगढ़ी है आपका। राखीगढ़ी से उत्खनन में भारत में सिंधु सभ्यता का बताया सबसे बड़ा स्थल है। और यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा मतलब प्रारंभिक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा, पूरी तरह से हड़प्पा सभ्यता परिपक्व हो चुकी थी, तो प्राक हड़प्पा सभ्यता और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले। दूसरा, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा यहाँ से मिली है, एकमात्र ये ऐसा स्थल है राखीगढ़ी जहाँ से हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त होती है, राखीगढ़ी से। इसके बाद बनावाली, बनावाली आपका सरस्वती नदी में हरियाणा हिसार में स्थित है, हिसार जिले में हरियाणा में स्थित है। और आर.एस. बिष्ट ने 1973 में इसकी खोज की, उत्खनन किया यहाँ पर, और उत्खनन में सुव्यवस्थित अफवाह तंत्र का यहाँ से पाया गया, सुव्यवस्थित अफवाह तंत्र का अभाव था। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता थी क्या? अफवाह प्रणाली, जल निकास प्रणाली, जल निकास व्यवस्था, अफवाह व्यवस्था, अफवाह प्रवाह तंत्र, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी, अफवाह प्रवाह तंत्र, उसका अभाव था। कहाँ पे? बनवाली में, बनावाली नामक सिंधु सभ्यता का जो स्थल है, यहाँ पे सुव्यवस्थित अफवाह तंत्र का अभाव था, जो कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण जल निकास व्यवस्था, अफवाह प्रवाह तंत्र, इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी, उसका यहाँ पे अभाव था। इसके बाद स्वर्ण प्रश्न ऐसे पूछा जाए, ऐसे नहीं पूछा जाएगा सुव्यवस्थित अफवाह तंत्र का अभाव कहाँ पे है, लोथल में डायरेक्ट पूछ लिया। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बहुत बड़ी, जो सबसे ज्यादा विशेषता थी, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता को जाना गया, सबसे बहुत विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता अफवाह प्रवाह तंत्र का अभाव किस सिंधु स्थल में था? तो बनावाली में था। इसका मिट्टी से बने चक्के, बैलगाड़ी के पहिए प्राप्त हुए, मिट्टी से बने हल और मिट्टी से बने बैलगाड़ी के पहिए प्राप्त हुए। मिठाथल, मिठाथल ये आपका हरियाणा में है, आपका ये भी हरियाणा में। सूरज भान ने 1968 में इसकी खोज की, और यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी पाई है, उत्खनन से यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी मिली। बालाकोट बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में इसकी खोज आपके ये बिष्ट 1974 में किए थे, इसकी खोज आर.एस. बिष्ट ने 1974 में किया था। और यहाँ से सीप के कारखाना, सीप की बनी, ये महत्वपूर्ण रखेगा, कहाँ पे? बालाकोट बलूचिस्तान में। खोज आर.एस. बिष्ट ने 1974 में किया, और यहाँ से सीप के कारखाने प्राप्त हुए, सीप की चूड़ियां, जब कारखाने मिले तो सीप की चूड़ियां मिली है। और भवन निर्माण है तो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट, कुणाल,
ये आपका आईएएस में पूछा गया था। सरस्वती नदी में हिसार जिले में है, सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। और 2017 में पहले उत्खनन किया था SR राव ने 1994 में, फिर इसका उत्खनन 2017 में किया गया। और 2017 में उत्खनन किया गया तब चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए थे। कुणाल से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए थे। इसके बाद भगवानपुरा, ये भी आपका कुरुक्षेत्र में हरियाणा में आता है, सरस्वती नदी के तट पर है। खोज JP जोशी ने 1975 से 76 में की। तांबे की चूड़ियां और सैंधव सभ्यता के, यहाँ से भगवानपुरा से सैंधव सभ्यता के पतन मुख के अवशेष मिलते, मतलब सैंधव सभ्यता के पतन के जो अवशेष है वो भगवानपुरा से मिले हैं। और यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी आपकी यहाँ से मिली है, मिताथल से, हरियाणा में। और उसी बात करें प्रागैतिहासिक में तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है? दैमाबाद से मिली है, दैमाबाद से मिली है। लेकिन सिंधु सभ्यता में तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ मिली है? मिताथल से मिली है, हरियाणा में। इसका कुछ और सिंधु सभ्यता के स्थल है वो देखिए। मांडी उत्तर प्रदेश में है, मुजफ्फरनगर में पड़ता है। और हुल्लास मेरठ में है, वो भी उत्तर प्रदेश में। उत्खनन 2008 में किया गया। इसका जैसे यहाँ पे मिताथल था, यहाँ पे बालाथल है जो कि आपका राजस्थान में है। और 2017 में इसका उत्खनन किया गया है। जैसे 2017 में यहाँ पे कुनाल में उत्खनन हुआ था। इसका सोतका को, ये आपका सादीकोट नदी में दक्षिण बलूचिस्तान में एक और है यहाँ पे बालाकोट। बालाकोट के बाद सोतका कोट बलूचिस्तान में सादीकोट नदी के तट पर स्थित है। और खोज जॉर्ज डेल्स ने 1962 में की। इसके बाद डाबरकोट, ये भी आपका दक्षिण बलूचिस्तान में है। RL स्टाइन ने 1928 में इसका उत्खनन किया था। डाबरकोट दक्षिण बलूचिस्तान अफगानिस्तान में लगता है। और RL स्टाइन ने 1928 में यहाँ पे उत्खनन कार्य किया था। ये थे आपके सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, आपके जो सारे आपके जो भी यहाँ पे उत्खनन हुए वो उत्खनन से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में जानकारी आपको दे दी। अब इसको आप अगली क्लास में नेक्स्ट बताया आपको सिंधु सभ्यता 2 पार्ट में होगी आपकी। पहली पार्ट में सिंधु सभ्यता के जो स्थल थे कहाँ स्थित है, खोज किसने की, और वहां से उत्खनन से क्या प्रमाण मिले, क्या साक्ष्य मिले, इसके बारे में आपको डिस्कस कर लिया। इसके बाद इसको आपको मैप में बताएंगे। इसके बाद इसके पूर्वी पश्चिमी और क्या कहते हैं उत्तर दक्षिण में इसका विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहाँ था, दक्षिण में कहाँ तक था, पश्चिम में कहाँ तक था, पूर्व में कहाँ तक था, उत्तर में कहाँ तक था, ये सब आपको मैप में डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ इसके एग्जाम पॉइंट से आपको विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों से को लेकर डिस्कस किया जाएगा। तो ये आपकी नेक्स्ट क्लास में होगी। आज के लिए इतना ही रखिए, नहीं तो सब ऊपर से निकल जाएगा, बाउंस मारेगा। तो आज इतना देखो, सिंधु सभ्यता के स्थल, उसकी भौगोलिक स्थिति, किस नदी के तट पर स्थित, खोज किसने की, और वहां से खोज में क्या क्या साक्ष्य मिले, उत्खनन से क्या क्या प्रमाण मिले, इसको यहाँ तक रखिए। इसको नेक्स्ट क्लास में यह बात करेंगे हम लोग। जय हिंद सभी को।